हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने हमारा पार्टनरशिप का यूनिट 3 इन टोटलिटी पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग इसको पूरा थरोली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख रहे थे यार रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम। आप कभी भी क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कर सकते हो। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। ओके, नॉट कंपलसरी। ओके, और ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो? बाय सेंडिंग बाय द पोस्ट। आप पोस्ट से सेंड कर सकते हो। क्या? आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, और ये किसे भेजना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा, उस एरिया का जहां पे आपका पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस सिचुएट होने वाला है। ओके, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले फर्म का नाम, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो उसका नाम, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब किस जगह पे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी ऑन होगा वो प्लेस। फिर नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और कोई दूसरी प्लेस जहां पे फर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन करने वाली है। या फिर डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, मतलब किस डेट को हर एक पार्टनर ज्वाइन हुआ है वो भी आएगा। उसके बाद नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम और उनका एड्रेस वो भी आएगा। और लास्ट में कितने टाइम की आपकी पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये सब आपको डालना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट होगा इस पे सारे पार्टनर्स की साइन लगेगी। ओके, या फिर उनका एजेंट भी साइन कर सकता है जिसे आपने ऑथराइज कर रखा है। और बच्चों जो भी बंदा इसे साइन करने वाला है उस बंदे ने इसे वेरीफाई भी करना चाहिए। जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दैट हैज टू बी वेरीफाइड। अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फर्म के नाम में ये कुछ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये नेम्स, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। क्रोन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नाम आपके दिखाई नहीं देने चाहिए। ओके, तो ये बातें हम लोगों ने देख के रखी हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे चले गए। आगे जाके हम लोगों ने देखा था रजिस्ट्रेशन। ओके, जो सेक्शन 59 में दिया गया था तो उसमें ये बोला गया है बच्चों कि जब रजिस्ट्रार ये सारे स्टेटमेंट में दी गई डिटेल से सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो वैसे वक्त क्या हो जाता है बताना, वैसे ही वक्त वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपके नाम की एंट्री मार देगा। और रजिस्टर ऑफ फर्म में जब किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम की एंट्री मारी जाती है ना तो उसी वक्त उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन हो गया ऐसा माना जाएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना जब एंट्री मारी जाती है रजिस्टर ऑफ फर्म में तब माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म इज गॉट व्हाट रजिस्टर्ड। और हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों, आप कब से मानोगे कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? एज सुन एज प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फीस इज गिवन, मतलब आपको सर्टिफिकेट भले ही बाद में मिलो चलेगा, लेकिन जब आपने पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया उसी वक्त मान लिया जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म इज गॉट व्हाट रजिस्टर्ड। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। देखो कुछ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दी है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर डेट के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप लोगों को पेनल्टी लग सकती है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वैसे देखा जाए तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट इंग्लैंड की अगर बात करेंगे, इंग्लिश लॉ की बात करेंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। ओके, इंडिया में कंपलसरी नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपके ऊपर कुछ जरा सी डिसेबिलिटीज आने लग जाएंगी, कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे? सबसे पहला, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अगर पार्टनरशिप फर्म चाहती है किसी थर्ड पार्टी पे स्यू करना, ओके, तो ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता इफ योर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आप स्यू वगैरह भी नहीं कर पाओगे, ये चीज का याद रखना। ओके, लेकिन ये भी बात सही है
हम स्यू नहीं कर पाएंगे, बट थर्ड पार्टी जरूर हम पे क्या कर सकती है बताना, स्यू कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम। कल चल के क्लेम सेट ऑफ करना है, किसी और ने हमारे ऊपर स्यू किया और सपोज हम लोग केस जीत गए, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हैज वोन द केस, तो लेकिन ऐसे भी पर्टिकुलर केस में होने क्या वाला है बच्चों, आपको कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं मिलेगा, आप लोगों को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा अबव ₹100। अगर 100 के ऊपर का कॉम्पेंसेशन या क्लेम होगा तो आपको ये मिलने नहीं वाला। तो ये दो डिसेबिलिटी हुई। पहली बात, आप स्यू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर किसी ने स्यू किया तो अगर क्लेम की अमाउंट, सेट ऑफ की अमाउंट 100 के ऊपर है तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद अग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। मतलब क्या हुआ, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा अग्रीड पार्टनर निकला, मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ कुछ तो भी घपला करके रखा हुआ है, तो वो जो अग्रीड पार्टनर रहेगा, माने जिस बंदे को हार्म हुआ वो वाला पर्टिकुलर जो पार्टनर होगा, तो बच्चों वो दूसरे पार्टनर के ऊपर स्यू नहीं कर पाएगा। ओके, भले उसे हार्म पहुंचा हो बट ही कैन नॉट मेक स्यू। ओके, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म or any other person on this behalf is precluded from bringing legal action against the firm. Okay, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर स्यू नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक पार्टनर चाहे तो फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है या फिर अकाउंट्स वगैरह मांगने के लिए जरूर जरूर स्यू कर सकता। बात समझो, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कोई हार्म पहुंचाता है या कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करता है तो उस मुद्दे को लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को फर्म डिसॉल्व करनी है या फिर आपको अकाउंट्स की डिमांड करनी है तो आप लोग ये मैटर्स लेके कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, भले ही आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो। ओके, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब बात सही है, लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है ना बच्चों, वो तो जरूर फर्म के ऊपर स्यू कर सकती है। हम स्यू नहीं कर सकते, बट थर्ड पार्टी हम पे जरूर जरूर स्यू कर सकती है। ओके, फिर हमने देखा एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होगा बच्चों, भले ही आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो आपको डिसेबिलिटीज तो होगी, बट ये कुछ ऐसे केसेस है जहां आपको डिसेबिलिटीज भी नहीं होने वाली। तो उसमें नंबर 1 क्या है, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म। मतलब थर्ड पार्टी अगर आपके फर्म के ऊपर स्यू करना चाहे तो कर सकती है क्या, तो जवाब है कर सकती है। सेकंड, राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब कोई पार्टनर ऐसे तो दूसरे पार्टनर पे स्यू नहीं कर सकता, बट अगर इफ ही वांट्स टू मेक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म तो वो जरूर जरूर क्या कर सकता है बताना, स्यू कर सकता है। द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बनता तो उस बंदे का जो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी होता है वो इसकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो भी पैसा आया उस पैसे से सेटलमेंट कर सकता है। तो राइट टू स्यू और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड 100। अगर 100 के ऊपर वैल्यू नहीं रही तो ही आप लोग क्लेम कर सकते हो, और अगर 100 के ऊपर वैल्यू चली जाए किसी पर्टिकुलर क्लेम की तो आप उसके लिए कभी भी स्यू नहीं कर पाओगे। ओके, ये हम सब ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा था कि बाबा एक पार्टनरशिप फर्म थी जहां पे ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों का नाम रजिस्टर्ड था, उसमें से सी रिटायर हो गया या ए रिटायर हो गया। अब बी और सी सपोज किसी थर्ड पार्टी पे स्यू करना चाह रहे तो क्या वो स्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना लिया हो तो जवाब है कर सकते हैं, क्योंकि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है स्यू करने के लिए। सबसे पहली बात, आप लोग क्या होने चाहिए, आप लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए, पार्टनरशिप फर्म शुड गेट रजिस्टर्ड, और ईच एंड एवरी पार्टनर इज रजिस्टर्ड, हर एक पार्टनर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा वो स्यू कर सकता है। ओके, फिर हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूंगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब आपके पार्टनरशिप का रिलेशन सारे पार्टनर से खत्म हो जाता, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे
तो सबसे आपका अगर रिलेशन खत्म हो जाता तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसको बोलेंगे? जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर जो निकल जाता है पार्टनरशिप फर्म से, लेकिन बाकी के पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करें अपना पार्टनरशिप का बिजनेस, तो उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, तो याद रखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस की बात करो तो अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता तो भी पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म हो जाता, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो फिर ऐसे वक्त आपका बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। वाइंडिंग अप की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में वाइंडिंग अप होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वाइंडिंग अप की प्रोसीजर नहीं होती। यहां तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज होता। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा करना, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा करना। ओके, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए कोर्ट का ऑर्डर दिया जा सकता है। ओके, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट का ऑर्डर मिलना कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जरूरी नहीं होता। ओके, स्कोप, इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात चल रही तो इसमें डेफिनेटली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करो तो इट मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा कि नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, और फिर बाद में देखा फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। तो याद रखना बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फाइनल क्लोजर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइनल क्लोजर नहीं होता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ योर पार्टनरशिप। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को कैसे कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ये हमने देखा था। तो दो रास्ते होते हैं, एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट आप लोग डिसॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकेंडली आप डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी कर सकते हो। कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का जब ऑर्डर नहीं है फिर भी डिसोल्यूशन हो सकता है क्या? तो जवाब है हो सकता। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 40 में देख रखा है। अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो पार्टनरशिप फर्म को अब डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, तो ऐसे वक्त डिसोल्यूशन हो जाएगा। ओके, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है। ये कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा? अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो अनलॉफुल बन जाएगा तो जाके कंपलसरी डिसोल्यूशन आपका होने लग जाता है। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बाबा अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का एक से ज्यादा बिजनेस होगा तो जो बिजनेस इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तो बस उतना ही डिसॉल्व होगा और बाकी के बिजनेस क्या रहेंगे? कंटिन्यू होने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कभी कभी कुछ कंटिंजेंसीज के चलते भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। जैसे फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म एंड द एक्सपायरी हो गई है वो टर्म की। मतलब फर्म आपने बनाई थी एक फिक्स टर्म के लिए और वो फिक्स टर्म ही आपका क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। उसके बाद where the firm is constituted to carry out one or more adventure or undertaking then by the completion thereof। मतलब आपने फर्म बनाई है एक या एक से ज्यादा एडवेंचर चलाने के लिए, एक से ज्यादा बिजनेस चलाने के लिए, और हुआ क्या है बताना, ऐसा हो गया कि वो पर्टिकुलर एडवेंचर इज गॉट ओवर, वो काम ही आपका खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म भी वहां पे डिसॉल्व होने ही वाली है। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया तो। ये दोनों में याद रखना, इफ रिमेनिंग पार्टनर्स डू नॉट कैरी द बिजनेस, डू नॉट कैरी ऑन बिजनेस, अगर रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे तभी जाके होने क्या वाला है? डिसोल्यूशन हो जाएगा। और बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। ओके, तो ये हुए आपके ये वाले सारे पर्टिकुलर पॉइंट। और लास्ट में आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस
एट द पार्टनरशिप एट विल। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप एट विल में ही देखा था, कोई भी पार्टनर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल एक बस नोटिस देके, वो भी नोटिस कैसे, राइटिंग में नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ओके, तो जो भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है इन पार्टनरशिप एट विल, तो उसे बस एक राइटिंग में नोटिस देनी पड़ती है और कोई बड़ा काम नहीं करना है। और डिसोल्यूशन कब से माना जाएगा, अगर कोई डेट वहां पे दी है तो उस डेट से मानेंगे, और अगर डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है तो जब आपने नोटिस दी तब से माना जाएगा कि डिसोल्यूशन हो चुका है। ओके, फिर हमने देखा था डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट से भी डिसोल्यूशन हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसोल्यूशन हो सकता है, जैसे इनसैनिटी और अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इनसैन हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, तो वो पर्टिकुलर बंदा क्या कर सकता है बताना, वो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जरूर कर सकता है। ओके, ही कैन मेक व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कब, अगर वो इनसेन हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए तब वो करेगा, या उसका कोई पर्टिकुलर बंदा भी कर सकता है। जी हाँ, उसका कोई अगर पर्टिकुलर बंदा होगा, उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड है, तो वो जाके क्या कर सकता है, डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, और फिर कोर्ट क्या कर सकते हैं बताना, फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। वैसे ही परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर कोई बंदा परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो जाए तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या वो पर्टिकुलर बंदा कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अप्लाई कर सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एंड फिर ये सब देख के फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। उसके अलावा मिसकंडक्ट, अगर फर्म का बिजनेस मिसकंडक्ट है, या मैं बोलूंगा किसी पार्टनर का मिसकंडक्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे वक्त कोर्ट क्या कर सकती है बताना, डिसोल्यूशन के लिए काम कर सकती है या ऑर्डर दे सकती है, और वैसे भी वक्त क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर बार बार क्या हो रहा है बताना, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा, मतलब जो ओरिजिनली इन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट था, तो उसका अगर परसिस्टेंट ब्रीच हो रहा है, वो बार बार तोड़ा जा रहा है एग्रीमेंट, तो ऐसे भी केस में क्या हो सकता है बताना, यहां पे होने वाला है आपका ब्रीच ऑफ, या सॉरी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब परसिस्टेंट ब्रीच कैसे कैसे हो सकता है, एम्बेजलमेंट, जैसे आपने अफरा तफरी कर दी, कीपिंग इरॉनियस अकाउंट, मतलब आपने अकाउंट्स गलत मेंटेन किए, होल्डिंग मोर कैश, ज्यादा कैश आपने होल्ड करी, या फिर रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप अगर अकाउंट्स वगैरह नहीं बता रहे हो, तो फिर ऐसे भी वक्त हम लोग क्या बोल सकते हैं बताना, कि यहाँ पे परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है। फिर इसके अलावा होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ही आपका ट्रांसफर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग पूरा की पूरा अगर ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, तो फिर कोई दूसरा पार्टनर जाके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में अर्जी लगा सकता है, और जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में बोले तो कोर्ट ऑफ लॉ भी उसे क्या कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ को, ये आपके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑब्लिक परपेचुअल लॉसेस, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर कोई भी पार्टनर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड देन देयर विल बी द डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, इसके बाद आएगा बच्चों जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, मतलब जब कोर्ट को लगे कि भाई यहां पे जरूरत है फर्म को डिसॉल्व करने की, तो ऐसे भी कुछ मैटर्स में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, जैसे नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, पार्टनर का झगड़ा वगड़ा है और बोलने के मूड में नहीं है, लॉस ऑफ सब्सटेटम, मतलब मैक्सिमम आपके एसेट्स वगैरह का लॉस ही हो चुका है, और लास्ट में गैम्बलिंग बाय पार्टनर। तो ऐसे कुछ केसेस हैं, तो यहाँ कोर्ट अपने आप क्या कर सकती है बताना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर सकती है। ओके, तो ये सब बातें हमने देखी। इसके बाद लास्ट में हमने देखा कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दोगे तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या उसके इंप्लीकेशंस होते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। ये 45 से सेक्शन 55 तक यही सब बातें दी गई है। ओके, जैसे लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, तो हमने सीखा था बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर भले ही आपके पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे हो
तो फिर आप थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहोगे। मतलब एक पार्टनर का एक्ट रहेगा बट वो बाकी के भी पार्टनर्स को लाइबल करने लग जाएगा। ओके हाँ, लेकिन कौन से पार्टनर इसकी चपेट में नहीं आएंगे? वो पार्टनर की एस्टेट जो पार्टनर मर गया, इंसॉल्वेंट पार्टनर इसके बीच में नहीं घसीटा जाएगा, और लास्ट में ऐसा पार्टनर जिसे पब्लिक जानती ही नहीं है, दैट इज डॉर्मेंट पार्टनर। तो इनको छोड़ के बाकी सब पार्टनर को लाइबल पकड़ा जा सकता है। ओके तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नोटिस देना जरूरी है, नोटिस नहीं दे गए तो फिर ऐसे वक्त आपको पकड़ा जा सकता है। ओके तो ये नोटिस देना इसके लिए भी जरूरी होता है, इससे थर्ड पार्टी प्रोटेक्ट हो जाएंगी, उनको पता चल जाएगा कि बाबा अब इनकी पार्टनरशिप फर्म नहीं रही। दूसरी बात, नोटिस देना इसके लिए भी जरूरी है ताकि एक पार्टनर कोई एक्ट करके आएगा और दूसरे पार्टनर बेचारे बलजबरी खपने लग जाएंगे, तो ये भी ना हो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी नोटिस बराबर जानी चाहिए। ओके फिर इसके बाद हमने देखा राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो कोई भी पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टनर को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाके बोल सकता है कि बाबा असेट्स को अप्लाई करो, प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, मींस असेट्स बेच डालो, जो भी पैसा आएगा उससे पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज कर दो, जो भी आपके लाइबिलिटीज और डेब्ट्स है उसको पे ऑफ करो, और फिर भी कोई सरप्लस बचता है, पैसा बचता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे पार्टनर्स के बीच में, ऐसा बोला जा सकता है। ओके तो ये कहां पे दिया गया बोलना सेक्शन 46 के अंदर। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पसेस ऑफ व्हाट वाइंडिंग अप। ओके तो कल चल के अगर आप लोगों को वाइंडिंग अप करना है तो पार्टनर्स की क्या होती है, कैसे कंटिन्यूइंग अथॉरिटी होगी। तो वैसे तो डिसोल्यूशन हो जाता तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी एक दूसरे से खत्म हो ही जाएंगी। ओके पार्टनर्स की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, अगर मान के चलो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। मींस एक पार्टनर का एक्ट दूसरे को लाइबल नहीं करेगा, दूसरे को बाइंड नहीं करता नॉर्मली। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसी भी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन रहेंगी जहां पे आपके पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहेंगी, या मैं बोलूंगा कंटिन्यूइंग आपकी लाइबिलिटीज भी आने लग जाएगी। ओके तो हमेशा याद रखना ऐसे कौन कौन से दो चीजें हैं जहां पे इनकी लाइबिलिटी आने लगेगी। तो ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे वाइंडिंग अप के अफेयर्स है तो फिर भले ही आपका डिसोल्यूशन हो गया, बट वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई भी आपका टास्क रहेगा तो एक पार्टनर का एक्ट बाकी भी पार्टनर्स को लाइबल करेगा। वैसे ही अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन पहले ही शुरू कर दिया था बट वो अगर अनफिनिश्ड रहता है एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम तक वो क्या होता है बताना, वो अगर मान के चलना खत्म नहीं हो पाता, तो अगर उस पर्टिकुलर काम को आप लोग फुलफिल करने जा रहे हो तो ऐसे भी वक्त एक पार्टनर का एक्ट बाकी के पार्टनर्स को लाइबल करने लग जाएगा। ओके तो बोलने का मतलब क्या है, नॉर्मली जब भी आपका डिसोल्यूशन हो जाता तो बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं रहते एक पर्सन के एक्ट के लिए, बट कुछ दो ऐसे चीजें हैं जहां पे आपके एक पार्टनर का एक्ट बाकियों को लाइबल करने लग जाएगा, और वो कौन कौन सा है, वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स, मतलब आपके फर्म को बंद करने का जो भी आपका पर्टिकुलर टास्क रहेगा तो उस पर्टिकुलर टास्क में क्या होगा बताना, एक पार्टनर का एक्ट दूसरों को लाइबल करेगा भले ही आपका यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो चुका है। उसके अलावा सेकंड कौन सी चीज थी बताना, कोई आपने काम शुरू किया है कब, डिसोल्यूशन के पहले, और वो अनफिनिश्ड है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो वहां भी आप लोग ऐसे पकड़ के चलना कि आपकी लाइबिलिटी आने लग जाएगी। ओके तो ये है आपका सेक्शन 47। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके लेकिन इसमें किसको रगड़ा नहीं जाएगा, आपके जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उनको नहीं लिया जाएगा, और जो पर्टिकुलर पार्टनर आपका खुद से बताता है कि मैं पार्टनर हूं उसको तो पकड़ा जाएगा। ओके लास्ट में देखा था हमने सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जो दिया गया था सेक्शन 48 के अंदर। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं बच्चों जो आपको समझने चाहिए, विच आर गिवन अंडर सेक्शन 48। तो क्या रूल्स है, क्या चीजें है, ये ध्यान रखना बच्चों। जो भी आपके लॉसेस है वो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बताना,
प्रॉफिट से सेट ऑफ करोगे, कोई पहला प्रॉफिट होगा तो फिर उसके बाद आप उसको कैपिटल से सेट ऑफ करते हो, और फिर भी अगर वो लॉस खत्म नहीं होता तो पार्टनर इंडिविजुअली यहां पे लाइबल होने लग जाएगा। पार्टनर्स विल बी लाइबल इंडिविजुअली इन विच दे वर इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। ओके, तो पहले प्रॉफिट से, फिर नहीं हुआ तो कैपिटल से, और फिर भी नहीं हुआ तो पार्टनर इंडिविजुअली यहां पे लाइबल होने लग जाता है। ओके, और फिर उसके बाद असेट्स आपकी अगर बची है तो डिसोल्यूशन के वक्त क्या करेंगे, तो असेट को बेच के जो भी पैसा आया तो वो आप लोग सबसे पहले थर्ड पार्टीज के लिए अप्लाई कर दोगे, थर्ड पार्टीज के लिए लगाओगे। फिर भी अगर आपके पास में असेट बेच के जो पैसा है वो बच रहा है तो वो आप लोग पार्टनर्स के ड्यू के लिए लगाओगे जो अदर देन कैपिटल है। फिर भी अगर पैसा बचा तो कैपिटल को खत्म करने के लिए यूज करोगे, और फिर भी अगर बचा तो सारे पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये है सेक्शन 48। ओके, और लास्ट में है पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड सेपरेट डेब्ट। तो ये तो बड़ा सिंपल था, अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले फर्म के डेब्ट्स, फर्म की लाइबिलिटी के लिए उसका पैसा यूज करेंगे, और फिर भी अगर कुछ अमाउंट बची तो फिर इंडिविजुअली यूज करोगे। दूसरी बात हमने क्या देखा कि बाबा अगर मान के चलो इंडिविजुअल पर्सन का असेट है तो वो आप लोग उसके पहले इंडिविजुअल लाइबिलिटीज के लिए यूज करोगे, और उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो बताना, आप लोग फर्म के लाइबिलिटीज के लिए उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 3। ओके, थैंक यू।